अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना है कि डिमांड क्या होता है, उनके क्या रिलेशनशिप होते हैं प्राइस के साथ या अदर फैक्टर्स के साथ। ऐसे हमें सेम सप्लाई में पढ़ना है कि उसके क्या कर्व्स होते हैं, डिमांड शेड्यूल, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे पढ़ने को मिलेगी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूनिट 1 में डिमांड, कि व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड, कि आप डिमांड से क्या समझते हो। तो भाई अगर मैं जनरल वर्ड्स में बात करूं, तो डिमांड मतलब क्या? डिमांड मतलब मेरी डिजायर, मेरी इच्छा, कि भाई मैंने जो मेरी इच्छा है मैं उसको अचीव करना चाहती हूं। मेरी आइसक्रीम खाने का मन करा, डिजायर, मन कर रहा है, अभी बस मन कर रहा है। कॉमन सेंस में अगर हम बात करें, डिमांड मीन्स डिजायर। पर अगर मैं इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, डिमांड एंड डिजायर बोथ आर डिफरेंट। मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनो। अगर मैं इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो डिमांड और डिजायर दोनों चीज अलग अलग है। डिजायर मतलब मेरी इच्छा, कि भाई मैंने सोच लिया, मेरी विशफुल थिंकिंग, कि भाई मेरे को BMW में जाना है, मेरे को BMW खरीदनी है, मेरे को एक कार खरीदनी है। एक बच्चे ने सोचा कि भाई उसकी इतनी कैपेसिटी है क्या, वो इतना एबल है क्या, उसका प्राइस वो पे कर पाए? नो, एट दैट टाइम ही इज नॉट कैपेबल एनफ। तो यही बोलता है डिमांड, कि क्या बोला देखो, इट रेफर्स टू द डिजायर टू हैव अ कमोडिटी। ये एक डिजायर होती है कमोडिटी का, पर कब? जब वो चाहे भी और जब वो एबिलिटी भी हो कि उसको वो परचेज कर। समझ रहा? एबिलिटी मतलब इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर। अगर मैं एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि आप एक एलईडी टीवी परचेज करना चाहते हो, आपकी ये क्या है, सपना है। तो भाई ये तो सपना है, पर आपके पास तो इतने पैसे ही नहीं है, क्योंकि जो एलईडी टीवी है वो 15,000 का है और आपके जेब में बस 5,000 रुपए पड़े हैं। तो क्या आप इसको डिमांड बोलोगे? नहीं बोलेंगे। या फिर आपके जेब में पैसे हैं 15,000 रुपए, पर आप एलईडी टीवी को परचेज नहीं करना चाहते हो, आपके अंदर से वो डिजायर नहीं आ रही है, तो हम इस चीज को भी डिमांड नहीं बोलेंगे। डिमांड होने के लिए आपकी विलिंगनेस भी होनी चाहिए और आप इतनी एबल भी होने चाहिए कि आप उस पर्टिकुलर अमाउंट को क्या कर पाओ, पे कर पाओ। इसलिए डिमांड की डेफिनेशन में दोनों चीजों को इंक्लूड किया गया है। इट रेफर्स टू द डिजायर टू हैव अ कमोडिटी बैक्ड बाय विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू परचेज दैट कमोडिटी एट अ गिवन प्राइस, कि जितना उसका प्राइस है मैं उसमें उसको लेना भी चाहूं और मैं उसको पे भी कर पाऊं इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर एट अ पीरियड ऑफ टाइम, एट अ गिवन पीरियड, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। हम उसको क्या बोलते हैं? डिमांड बोलते हैं। तो पता चला कि डिजायर और डिमांड नॉर्मल वर्ड्स में तो सेम है, पर अगर मैं इकोनॉमिक्स की में बात करूं तो बोथ आर डिफरेंट टर्म्स। डिजायर मतलब मेरी इच्छा, डिमांड मतलब कि भाई मैं चाहती भी हूं उसको परचेज करना और मेरे पास इतनी एबिलिटी भी है कि मैं उसको खरीद पाऊं। दैट इज कॉल्ड डिमांड। अब एक नेक्स्ट चीज आती है डिमांड और क्वांटिटी डिमांड। डिमांड और क्वांटिटी डिमांड में डिफरेंस, दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर आपको डिमांड और क्वांटिटी डिमांड में डिफरेंस नहीं पता है तो भाई आप क्या करोगे, आप आगे आप कैसे शेड्यूल्स बनाओगे, कैसे टेबल बनाओगे? तो आपको डिफरेंस पता होना जरूरी है। डिमांड बात करता है कि भाई अलग अलग प्राइस पे मैं कितनी कमोडिटी परचेज करना पसंद करती हूं, दैट इज कॉल्ड डिमांड। दैट इज कॉल्ड डिमांड कि भाई जब आपका प्राइस, एग्जाम्पल से समझो,
ये मैंने लिया प्राइस, ये मैंने लिया डिमांड। जब मेरा प्राइस 10 रुपए था तो मैं 8 खरीदती थी। जब मेरा प्राइस 10 रुपए था तो मैं 8 यूनिट्स उस पर्टिकुलर कमोडिटी की परचेज करती थी। पर जैसे ही मेरा प्राइस बढ़ा तो मैंने उसकी क्या कर दी, डिमांड कम कर दी। जैसे ही मेरा प्राइस बढ़ा वैसे ही मैंने उसकी डिमांड कम कर दी। दैट इज कॉल्ड डिमांड। कि भाई अलग अलग प्राइसेस पे आप क्या कमोडिटी परचेज करना पसंद करते हो, दैट इज कॉल्ड डिमांड। पर अगर मैं बात करूं क्वांटिटी डिमांड, क्वांटिटी डिमांड बात करता है पर्टिकुलर चीज पे, एक स्पेसिफिक पॉइंट पे, कि भाई जब आपका प्राइस 12 है तो भाई हमें कितने की क्वांटिटी रिसीव्ड हो रही है, दैट इज कॉल्ड क्वांटिटी डिमांड। डेफिनेशन से देखते हैं, देखो डेफिनेशन से आपको क्लियर समझ में आएगा। और इट रेफर्स टू दी different possible quantities to be at different possible प्राइजेस ऑफ अ कमोडिटी। तो क्या बोला इसने कि भाई इट रेफर्स टू द डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज टू बी परचेज एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ऑफ अ कमोडिटी। कि भाई पर्टिकुलर प्राइस में आप कितना खरीदोगे, इस प्राइस पे कितनी कमोडिटी, इस प्राइस पे इतनी कमोडिटी। क्योंकि हमें ऑल नोज दैट कि भाई प्राइस और डिमांड में क्या होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप पाया जाता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि भाई किसी भी चीज का जब प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड क्या होने लगती है, कम होने लगती है। पर जैसे ही किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस कम होता है तो उसकी डिमांड बढ़ने लगती है। ये एक नेचुरल लॉ है जो हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं। जब अगर कहीं पे भी चीनी 30 रुपए किलो मिल रही होगी तो वहां पे भाई डिमांड बढ़ जाएगी, उनकी बहुत ज्यादा डिमांड आने लगेगी। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट की, दैट इज क्वांटिटी डिमांड। इट रेफर्स टू द स्पेसिफिक क्वांटिटी टू बी परचेज्ड एट अ स्पेसिफिक। ये आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा पर मैं आपके नॉलेज के लिए, आपको बेसिक्स के लिए, क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि भाई मैं आपको साथ के साथ हर एक चीजें बताते हुए चलूंगी, कि आपको पता होना चाहिए कि वर्ड डिफरेंस क्या है। अगर आप वर्ड देखो किसी भी कोई भी तो आपको पता चले कि भाई मैम ने हमें बताया है देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन अ डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांड। क्योंकि डिमांड बात करता है अलग अलग पॉसिबल क्वांटिटीज का, पर क्वांटिटी डिमांड करता है एक पर्टिकुलर क्वांटिटी का एट अ पर्टिकुलर प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। तो ये होता है आपका क्वांटिटी डिमांड। तो अपनी बुक पे चलते हैं, तो क्या लिखा है, मीनिंग ऑफ डिमांड। सबसे पहला मीनिंग में क्या लिखा, डिमांड मीन्स डिजायर। ऑब्वियसली बात है, डिमांड मतलब मैंने आपको क्या बताया, क्या ये एक डिजायर है। बट इन इकोनॉमिक्स डिमांड्स मीन डिजायर बैक्ड बाय द परचेजिंग पावर एंड विलिंगनेस टू पे द प्राइस। कि भाई जब आपकी वो परचेजिंग पावर के अंदर अंदर आए और आप विलिंगनेस मतलब चाहो कि भाई मेरे को पैसे पे करने हैं, मेरे को ये पर्टिकुलर कमोडिटी परचेज करनी है। अब नेक्स्ट वन इज लॉ ऑफ डिमांड, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कि भाई लॉ ऑफ डिमांड हमें पता है, ये बोलता है कि भाई जैसे जैसे किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी के प्राइस कम होने लगते हैं तो उसकी डिमांड में एक ड्रास्टिकली चेंज आता है, उसकी डिमांड बढ़ने लगती है। ये एक एवरग्रीन लॉ है जो हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में हमें देखने को मिलता है। हमारे आसपास जब हमारे जो प्याज है महंगे हो जाते हैं, हमारे ओनियंस महंगे महंगे मिलते हैं, तो भाई हम उसका जो कंजप्शन है जितना पहले करते थे वो कम कर देते हैं।
क्योंकि उसके प्राइस क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। काटते हैं, जब हम किसी भी चीज में 2 प्याज करते थे, अब आधा या 1 में काम चला रहे हैं। दैट इज कॉल्ड अ लॉ, कि भाई कभी भी जिस भी पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा उसकी डिमांड कम हो जाएगी, एंड वाइस वर्सा। तो क्या लिखा है, इट एक्सप्लेन्स द फंक्शनल रिलेशनशिप, इट एक्सप्लेन्स द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, कि पर्टिकुलर प्राइस में कितनी डिमांड, पर्टिकुलर प्राइस में कितनी डिमांड, पर्टिकुलर प्राइस में कितनी डिमांड। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड व्हेन ऑल अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। मैम ये अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट क्या है, कि भाई आपका ये लॉ एप्लीकेबल होता है कि प्राइस में बढ़ने से डिमांड में क्या हुआ, डिमांड हमारी इंक्रीज हो गई, जब जो आपके अदर फैक्टर्स है वो कह रहा है कांस्टेंट है। अभी हम अदर फैक्टर्स पढ़ेंगे आगे कि भाई वो अदर फैक्टर्स क्या है। इफ प्राइस राइजेस डिमांड इज डिक्रीज, कि जब प्राइस क्या होता है, बढ़ता है तो डिमांड इंक्रीज हो जाती, डिक्रीज हो जाती है, और प्राइस कम होता है तो डिमांड इंक्रीज हो जाती है। इट मीन्स दैट देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, कि भाई जब मैंने आपको बोला जब किसी भी पर्टिकुलर चीजों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप पाया जाता है तो भाई जो उनका कर्व होता है वो क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। पर अगर पॉजिटिव होगा तो अपवर्ड स्लोपिंग, अपवर्ड स्लोपिंग, अपवर्ड स्लोपिंग। अब तो यहां पे क्या लिखा है, ये डिमांड और ये फंक्शन क्या बता रहा है, रिलेशनशिप बता रहा है कि भाई इतनी डिमांड है जब हमारा प्राइस क्या है, इतना। दैट इज कॉल्ड अ रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड अ पर्टिकुलर क्वांटिटी डिमांडेड। अब हम डिमांड शेड्यूल पढ़ेंगे। It shows various quantities of the goods that are demanded at various level of prices। तो 2 टाइप के डिमांड शेड्यूल होते हैं। डिमांड शेड्यूल मतलब टेबल, कि 2 टाइप की डिमांड टेबल होते हैं, एक इंडिविजुअल टेबल और एक मार्केट टेबल। मतलब कि भाई जब हम एक इंडिविजुअल पर्सन की बात करें तो वो होगा हमारा इंडिविजुअल डिमांड, पर हम एक मार्केट के अंदर अलग अलग इंडिविजुअल की बात करते हैं, एज अ होल बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड मार्केट। देखो यहां पे लिखा है, जैसे मैंने आपको लॉ बता रखा है कि भाई जब मेरा प्राइस 5 था तो मेरी डिमांड 10 हो रही थी, पर जब मेरा डिमांड जो मेरा प्राइस है वो कम हुआ तो मेरी डिमांड बढ़ गई, फिर मेरा प्राइस कम हुआ मेरी और डिमांड बढ़ गई, फिर मेरा प्राइस हुआ मेरी और डिमांड बढ़ गई, फिर मेरा और प्राइस कम हुआ मेरी ये हो गई। मैम 0 हो गया। बेटा कभी भी प्राइस कभी किसी का 0 होता है? कभी आपको कोई चीज फ्री में मिली है? नहीं मिली है। जूते फ्री में मिले हैं, पेन फ्री में मिला है, खाना फ्री में मिला है। हाँ लंगर भंडारे वगैरह की बात अलग है, पर मैं उसकी बात करी जो एक कमोडिटी है जो तक कुछ प्राइस डिसाइडेड है। और आपको अगर मैं इसका कर्व बना के दिखाऊं तो ये रहा आपका कर्व। मैंने इसलिए नहीं बना यहां पे डायग्राम फॉर्म किया क्योंकि मुझे पता था कि बच्चे ध्यान नहीं देते हैं जब डायग्राम बना होता है, तो मैं यहां पे डायग्राम खुद बनाऊंगी। यहां पे आपको पता है एक्स एक्सिस और यहां पे वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में हम शो करते हैं अपने क्वांटिटी डिमांड को और वाई एक्सिस पे हम शो करते हैं अपने प्राइस को, कि भाई प्राइस में चेंज होने से जो आपका इफेक्ट आया आपके क्वांटिटी डिमांड में वो कितना आया है। दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड कर्व। अब इस टेबल को देखो, इस प्राइस को फॉर्म करते हैं। 1 यहां 0, यहां 2, यहां 3, यहां 4 और यहां पे 5 और यहां पे देखो पर्टिकुलर गैप है 10, 20, 30, 40, 50। जब मेरा प्राइस 10 जब मेरा प्राइस क्या है, पर्टिकुलर प्राइस 5 है तो मेरी डिमांड कितनी है 10। देखो टेबल में डालो, जब मेरा प्राइस ये है तो मेरी डिमांड क्या है 10। पर जैसे ही मेरा प्राइस कम हुआ तो मेरी डिमांड बढ़ गई, जैसे ही मेरा प्राइस कम हुआ मेरी डिमांड बढ़ गई, जैसे ही मेरा प्राइस कम डिमांड बढ़ी, जैसे ही मेरा प्राइस कम डिमांड बढ़ी। देखो कि भाई इतने कम होने से मेरे इतने की डिमांड बढ़ी, इतना कम होने से मेरी इतने की डिमांड, इतना कम होने से मेरी इतनी की डिमांड, इतना कम होने से मेरी इतने की डिमांड। तो ये एक क्या
क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है। मैंने आपको बोला था कि भाई जब भी आपका इनवर्स रिलेशनशिप पाया जाएगा किन्हीं भी दो चीजों में, तो भाई आपको वहां पे डाउनवर्ड स्लोपिंग देखने को मिलेगा। ऐसे ही सेम हम वहां पे पढ़ेंगे मार्केट डिमांड शेड्यूल में कि भाई हमने प्राइस लिया कि भाई प्राइस आपका कम हो रहा है, तो एक इंडिविजुअल ने कितनी डिमांड, उसने इतनी डिमांड, उसने इतनी डिमांड क्या कर दी, बढ़ा दी, क्योंकि हर इंडिविजुअल की परचेजिंग पावर क्या होती है, अलग अलग होती है। जब प्राइस 10 था तो उसने 100 खरीदी, जब प्राइस 8 था तो ये इतनी, जब 6 था तो इतनी, जब 4 था तो इतनी, 2 था तो इतनी, और 0 तो कभी भी नहीं होता क्योंकि कभी किसी भी कमोडिटी का प्राइस 0 नहीं होता। फिर एक बी इंडिविजुअल है और सी, इन तीनों का सम हम क्या करते हैं, सबको लेके चलते हैं। 500, 385, 505, 660 और 900, ये हमारी क्या है, डिमांड है। और आप यहां देखो 100, 150, यहां पे 300 की डिमांड है, ना कि 500 की। 300, फिर 300 से बड़ा 385, फिर 505, फिर 660, फिर 900। जैसे जैसे प्राइस कम हुआ हमारी वैसे वैसे डिमांड बढ़ते हुए जा रही है। और हम इसी सेम इसको यहां पे बनाएंगे, यहां पे प्राइस, यहां पे क्वांटिटी डिमांड, यहाँ पे एक्स एक्सिस और यहाँ पे वाई एक्सिस, और आपका जो आप कर्व बनाओगे वो आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा जब आप यहाँ पे नंबर प्लॉट करोगे। अब whether the individual demand curve or market demand curve slopes downward from left to right because there is an inverse relationship between price and demand, क्योंकि हमें यहाँ पे प्राइस और डिमांड के बीच में क्या देखने को मिला है, इनवर्स रिलेशनशिप देखने को मिला। अगर इनके बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता तो ये अपवर्ड स्लोपिंग होता कि प्राइस में बढ़ने की वजह से डिमांड बढ़ी, प्राइस बढ़ा तो डिमांड बढ़ी, प्राइस बढ़ा मतलब दोनों क्या हो रहे हैं, साथ के साथ बढ़े, तो अपवर्ड स्लोपिंग का हमें देखने को मिलता। पर ऐसा नहीं होता, प्राइस और डिमांड के बीच में हमें नेगेटिव रिलेशनशिप या इनवर्स रिलेशनशिप देखने को मिलता है। इनवर्स मतलब बिल्कुल उल्टा, ये बढ़ रहा है तो ये कम हो रहा है तो ये बढ़ रहा है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे कॉजेस ऑफ फॉलिंग नेचर ऑफ डिमांड कर्व दैट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, कि भाई किस वजह से आपका जो डिमांड कर्व होता है वो क्या होता है, डाउनवर्ड होता है, क्यों उनके बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप पाया जाता है। दैट आर द रीजंस, दैट आर द फैक्टर्स, कि भाई किस वजह से आपका जो कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। सबसे पहला है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब आप बोलोगे मैम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से हमारा जो कर्व होता है वो क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलता है कि भाई जैसे जैसे हम किसी भी कमोडिटी का कंजप्शन बढ़ाते हैं तो उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन दिन पे दिन कम होने लगती है। अब भाई आपका जो प्राइस है, सेम प्राइस में क्या आप दोबारा उसी कमोडिटी को परचेज करना चाहोगे, नहीं करना चाहोगे, क्योंकि भाई आपको जितनी मिलने वाली उसकी सेटिस्फेक्शन है वो बिल्कुल समाप्त हो सकती है। अब आपको उससे कोई भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है, पर आप उसको तभी परचेज करोगे जब उसका प्राइस क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, तो आप उसकी डिमांड को बढ़ा दोगे। ध्यान से सुनो, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलता है कि भाई जैसे जैसे आप किसी भी कमोडिटी का कंजप्शन बढ़ाते हो तो उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन दिन पे दिन कम होने लगती है। अब उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन आपकी समाप्त हो चुकी है, तो भाई क्या जब प्राइस बढ़ेगा आप उसको परचेज करना चाहोगे, नहीं चाहोगे। पर अगर ये तब हो सकता है कि भाई जब उसका प्राइस रिड्यूस हो जाए तो आप उसकी डिमांड को बढ़ा दोगे, चाहे आपको सेटिस्फेक्शन मिले या ना मिले, क्योंकि आपका वो एक चीपर रेट पे प्रोवाइड हो रहा है तो आप उसका कंजप्शन करोगे। क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी व्हेन द क्वांटिटी ऑफ गुड्स इज मोर द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी विल बी लेस।
जो मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है वो क्या मिल रही है, कम मिल रही है। सो द कंज्यूमर डिमांड मोर गुड व्हेन द प्राइस इज लेस। ऑब्वियस सी बात है, वो गिवन प्राइस पे क्यों परचेज करना चाहेगा जब उसको सेटिस्फेक्शन खत्म हो चुकी है उससे मिलने वाली। तो भाई जब उसका प्राइस कम होगा तभी मैं उसकी डिमांड को बढ़ाऊंगा, कि मेरी तो सेटिस्फेक्शन खत्म हो चुकी है। That is why the demand curve flows downward from left to right, कि वो left to right को शिफ्ट होता है। नेक्स्ट वन इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है। ये होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स की वजह से, इसका नाम पड़ा सब्स्टिट्यूट गुड्स की वजह से सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो हम, अगर हमें ये ना मिले तो हम उसको यूज कर पाते, मतलब जो उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन है वो हमें दोनों गुड्स से सेम मिलती है। अगर मैं बात करूं इसमें एग्जाम्पल समझना मेरा, कोक और पेप्सी, आपको पता होता है कि भाई कोक भी ब्लैक होती है और पेप्सी भी ब्लैक होती है, कि भाई अगर मुझे कोक ना मिले तो भाई आप पेप्सी पी सकते हो। होता ही नहीं होता, ये जनरली सबके साथ होता है। मैं अभी परसों का ही अपना एग्जांपल दे रही हूं कि भाई मेरे को वहां पे कोक नहीं मिली तो भाई मैं पेप्सी उठा के ली, क्योंकि मुझे ब्लैक ही पसंद है। मुझे फैंटा, मेरे को लिम्का नहीं पसंद है, मेरे को कोक पसंद है। अब वो ब्लैक ही होनी चाहिए, तो मैंने क्या करा, मैंने प्रिफर करा पेप्सी। तो क्या है सब्स्टिट्यूट, कि मुझे अगर ये नहीं मिला तो मैं इसका से काम चला सकता हूं। तो भाई यहां पे देखो इसका इफेक्ट देखना आप, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या बात करता है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ये होते हैं हमारे सब्स्टिट्यूट गुड दोनों। अब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है कि भाई जब इसके प्राइस बढ़ जाएंगे, जब इसके प्राइस बढ़ जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है इसकी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, और इसके प्राइस बढ़ने से जो इसके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर होंगे वो शिफ्ट हो जाएंगे इस पे, किस पे, पेप्सी पे, क्योंकि पेप्सी उसको सेम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रही है जो कोक प्रोवाइड कर रही थी है। क्योंकि उसके प्राइस बढ़ गए हैं तो हम क्या हो जाएंगे, यहां पे इसके जो कस्टमर होंगे वो शिफ्ट हो जाएंगे। तो भाई इसके प्राइस कम होने से इसकी जो डिमांड है वो क्या हो गई, बढ़ गई। दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, कि भाई एक के प्राइस में चेंज होने की वजह से दूसरे के क्वांटिटी डिमांड में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, क्योंकि उसके जो भी कस्टमर्स है वो शिफ्ट हो गए कहां पे, पेप्सी पे। तो देखो क्या लिखा है यहां पे, इन केस द सब्स्टिट्यूट इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स राइजेस, कि भाई जब कोक के प्राइस राइज हो गए रिलेटिवली टू द अदर गुड वाई, क्योंकि भाई जो प्राइस के गुड 10 रुपए थे बढ़ा दिए 12 में, तो हमें तो पेप्सी तो 10 रुपए में मिल रही है, तो लोग वहां प्रेफर करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे। गुड अदर गुड बाय, द कंज्यूमर विल बाय लेस ऑफ कमोडिटी एक्स एंड बाय मोर ऑफ गुड बाय, क्योंकि ये हमारा एवरग्रीन ग्लो है। किसी भी चीज के प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड कम हो जाएगी और लोग शिफ्ट हो जाएंगे टू देयर सब्स्टिट्यूट गुड which has become relatively cheaper. This is called the substitution effect. So the demand curve slopes downward. That is reason the हमारा जो slope curve होता है वो क्या, डिमांड कब होता है उसका स्लोप होता है वो डाउनवर्ड होता है। अब ध्यान से सुनना कि भाई इनकम इफेक्ट क्या होता है। हमारी जो इनकम होती है दो टाइप्स की होती है, एक मनी इनकम और एक रियल इनकम। रियल इनकम होती है जो हमारी परचेजिंग पावर में हम जिसको क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। मनी इनकम मान लो कि भाई जो मेरी इनकम है वो कितनी है, 40 रुपए इन टर्म्स ऑफ मनी, पर मैं बात करूं अपनी रियल इनकम दैट इज कॉल्ड परचेजिंग पावर की। एक कमोडिटी है जिसका प्राइस क्या है, 10 रुपए। एक चॉकलेट है जिसका प्राइस कितना है, 10 रुपए। कितना है, 10 रुपए। पर मैंने क्या करा, अगर मैं देखूं कि जब भाई इस पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस 10 रुपए था और मेरी इनकम थी, तो मैं कितना परचेज कर पा रही थी, 4 चॉकलेट पर परचेज कर पा रही थी। पर क्या हुआ कि इसका प्राइस 8 रुपए हो गया,
प्राइस कम हो गया तो मेरी परचेजिंग पावर क्या होगी, बढ़ गई, क्योंकि मैंने पहले सेम इनकम में मैं 4 चॉकलेट खरीद पाती थी, पर प्राइस के कम होने से मैं अब मेरी परचेजिंग पावर बढ़ गई है। दैट इज कॉल्ड रियल इनकम। जब आपकी रियल इनकम में चेंज आता है तो वो क्या लिखा है, द इनकम इफेक्ट टेल्स दैट द रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर राइजेस ड्यू टू द फॉल इन द प्राइस लेवल, सो दे परचेज मोर एंड मोर गुड्स व्हेन द प्राइस फॉल्स। दिस इज सेड टू बी द इनकम इफेक्ट। इसी को हम इनकम इफेक्ट बोलते हैं। ध्यान से मेरे एग्जाम्पल को ध्यान से समझना, आप एग्जाम ऐसे ही क्लियर कर लोगे, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इतनी। आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए समझो। सब्स्टिट्यूशन गुड कि एक के प्राइस में चेंज होने की वजह से जब दूसरे में चेंज आए, क्योंकि वो दोनों क्या है, एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है, ये ना मिले तो ये हम कंज्यूम कर लेंगे क्योंकि कोई ज्यादा चेंज नहीं आ रहा उसके टेस्ट में। ऐसे ही इनकम हमारी 2 टाइप्स की होती है, मनी एंड रियल। मनी मतलब जो पैसों की टर्म होती है, रियल मतलब हमारी परचेजिंग पावर, कि भाई जब मेरा प्राइस कम हुआ, मेरी इनकम सेम है तो मैं 4 खरीद पा रही थी, पर जैसे ही प्राइस कम हुआ तो मेरी जो रियल इनकम है वो बढ़ गई। दैट इज कॉल्ड रियल इनकम। अब नेक्स्ट देखो, न्यू बायर। व्हेन द प्राइस ऑफ अवर कमोडिटी डिक्रीजेस, सो द न्यू कंज्यूमर्स आर अट्रैक्टेड टू दैट कमोडिटी बिकॉज व्हेन द प्राइस लेवल फॉल इट बिकम चीपर गुड देन बिफोर। ऑब्वियस सी बात है कि भाई जब भी आपके किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी के प्राइस डिक्रीज होते हैं तो आपके न्यू कस्टमर आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि वो पहले से क्या हो गया है, सस्ता हो गया है। आपको पहले भी सेम सेटिस्फैक्शन मिल रही थी पर हायर प्राइस में, अब लोअर प्राइस में मिल रहे हैं, तो आपके पास कस्टमर अट्रैक्ट होंगे। सो द डिमांड विल राइज विद द प्राइस फॉल्स। नेक्स्ट वन इज ओल्ड बायर। जो आपके बायर्स क्या हैं, पुराने। व्हेन द प्राइस ऑफ एनीथिंग डिक्रीजेस द ओल्ड बायर परचेज मोर गुड्स देन बिफोर। ऑब्वियस सी बात है, जब आप किसी भी चीज को क्या कर दोगे, प्राइस कम कर दोगे पहले से, और अभी भी आपको वो सेम सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करे, तो अब आप क्या करोगे, उसका मोर कंजप्शन करोगे, मोर एंड मोर यूसेज करोगे, तो द डिमांड विल बी इंक्रीज। दैट इज वाई द स्लोप कर्व डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसीलिए रीजन होता है जो हमारा स्लोप कर्व होता है वो डाउनवर्ड होता है, बिकॉज देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। अब नेक्स्ट है एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। मतलब कि भाई ऐसी भी कोई सिचुएशन है जहां पे लॉ ऑफ डिमांड होल्ड नहीं करता, कि भाई जो हमने देखा कि जो हमारा डिमांड कर्व है वो लेफ्ट से राइट को शिफ्ट हो रहा है, लेफ्ट से राइट को उसकी स्लोपिंग है, वो कभी कभार ये होल्ड नहीं कर पाता, क्योंकि यहां पे तो हमारा रिलेशनशिप देखने को मिलेगा वो एक पॉजिटिव रिलेशनशिप देखने को मिलेगा, इनवर्स देखने को नहीं मिलेगा एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड में। देखो क्या बोल रहा है, द लॉ ऑफ डिमांड इज अ जनरल स्टेटमेंट स्टेटिंग दैट प्राइस एंड क्वांटिटी और डिमांड ऑफ अ कमोडिटी आर इनवर्सली रिलेटेड। क्या लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि भाई प्राइस और डिमांड में आपका एक इनवर्स रिलेशनशिप पाई जाता है, बट इन सर्टेन सिचुएशन मोर विल बी डिमांडेड एट अ हायर प्राइस एंड लेस विल बी डिमांडेड एट अ लोअर प्राइस। पर ऐसी भी सिचुएशन है जब प्राइस हाई होता है तो डिमांड भी ज्यादा होती है, और प्राइस कम होता है तो डिमांड भी कम होती है। तो वहां पे आपका जो स्लोप दिखेगा आपको वो अपवर्ड स्लोपिंग देखने को मिलेगा, बिकॉज देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन अ प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। कि जब प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड भी बढ़ रही है, प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड भी कम हो रही है। ये भी कुछ केसेस हैं वो हमें पढ़ने हैं। इन सच केसेस द डिमांड कर्व सर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यहां पे क्या करेगा, लेफ्ट टू राइट इज कॉल्ड एन एक्सेप्शनल डिमांड एज शोन इन द फॉलोइंग फिगर। कि भाई जब प्राइस इतना है तो डिमांड इतनी है, जब प्राइस बढ़ा तो डिमांड भी बढ़ी, इट इज कॉल्ड अपवर्ड स्लोपिंग हो रहा है। कि भाई इतना प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में इतना चेंज आया कि भाई प्राइस भी बढ़ा और डिमांड भी बढ़ी। देखो यहां पे इतने प्राइस बढ़ने से डिमांड में इतने का चेंज आया, दैट इज कॉल्ड अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन अ प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। अब गिफिन पैराडॉक्स,
ये होते हैं हमारे नेसेसरी गुड्स। भाई ये ऐसे गुड्स हैं चाहे इनका प्राइस कितना भी बढ़ जाए हम इनको कंजप्शन करना नहीं छोड़ेंगे। दैट विल बी मोर डिमांडेड इन इवन इन केस ऑफ हायर प्राइस। अगर मैं एग्जांपल लूं मेडिसिन की कि भाई अगर मेडिसिन का प्राइस बढ़ गया तो क्या आप उसका कंजप्शन करना छोड़ दोगे? बीमार पड़ जाओगे, आप उनको कंज्यूम नहीं करोगे। तो ऐसा नहीं हो सकता। ये हमारे नेसेसरी गुड्स के अंदर आते हैं मेडिसिन। कि भाई अगर मैं बात करूं एक कैंसर पेशेंट की और उसको कैंसर है, क्या भाई उसके कैंसर की जो मेडिसिन है अगर उसकी जो ये केरोथेरेपीज है अगर उनके प्राइस बढ़ गए, जो कीमोस वगैरह होते प्राइस बढ़ गए, क्या आप उनका ट्रीटमेंट छोड़ दोगे, उनकी मेडिसिन छोड़ दोगे? ऐसा नहीं हो सकता। जैसे प्राइस बढ़ेंगे डिमांड भी बढ़ेगी ही, डिमांड कम नहीं होगी। इस केस में लोग तब भी कंजप्शन करेंगे उसका, बिकॉज दिस आर नेसेसरी गुड्स। इनका कंजप्शन करना हम नहीं छोड़ सकते हैं। लिखा है यहाँ पे इन केस ऑफ नेसेसरी गुड्स द लॉ ऑफ डिमांड कैन नॉट बी ऑपरेटेड। कि नेसेसरी गुड्स में आपका जो लॉ ऑफ डिमांड है वो ऑपरेट नहीं करता है। दिस ऑब्जर्व बाय ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट द सर रॉबर्ट गिफन। कौन थे? रॉबर्ट गिफन नाम के एक पर्सन थे जिन्होंने इसको ऑब्जर्व करा। इन्होंने एक स्टेटमेंट बनाया, एक लॉ बनाया। He observed in London the low paid worker purchases more of bread when its price rises। कि जो लो पेड वर्कर्स हैं कि भाई वो ब्रेड का कंजप्शन तब भी कर रहे हैं जबकि प्राइस उसका राइज हो गया, क्योंकि वो एक अननेसेसरी गुड्स के अंदर आते हैं। That's why this situation is known as गिफन पैराडॉक्स। इसलिए इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं हम? गिफन पैराडॉक्स के अंदर इंक्लूड किया गया है। अब स्पेक्यूलेशन होता है सट्टेबाजी। जब हम क्या करते हैं, हम एस्टिमेट करते हैं। Sometimes the price of a commodity might be increased and is expected to increase still further। कुछ प्राइस ऐसे होते हैं जिसके प्राइस बढ़ने वाले हैं और आगे भी बढ़ेंगे, तो लोग क्या करते हैं फ्यूचर में शॉर्टेज होने से अच्छा वो सोचते हैं कि भाई हम अभी जितने प्राइस हम उसका अभी ही क्या कर ले, उसका कंजप्शन कर ले या अपने पास वो स्टॉक अवेलेबल कर ले। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कोरोना पेंडेमिक की। आपने देखा होगा लोगों ने अपने घर के अंदर राशन भर लिया था 5 से 6 महीने का, 4 से 5 महीने का, क्योंकि उनको पता चल गया था कि भाई आने वाले टाइम में इसकी शॉर्टेज होने वाली है। अभी जितने भी प्राइस है हम कुछ ना होने से अच्छा अभी जितने भी प्राइस है हम उसको क्या कर ले, अवेल कर ले। ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है स्पेक्यूलेशन का कि भाई हम क्या कर रहे हैं, एक स्पेक्यूलेट कर रहे हैं, एक एस्टिमेशन कर रहे हैं कि भाई आने वाले टाइम पे इसके प्राइस और बढ़ेंगे या शॉर्टेज हो सकती है, तो हम अभी उस गुड को क्या कर रहे हैं, स्टॉक उनका अवेलेबल कर रहे हैं एट अ गिवन प्राइस की जितने प्राइस अभी अवेलेबल है उसी में, चाहे बड़े हो चाहे कम हो। क्या लिखा है? समटाइम्स द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी माइट बी इंक्रीज एंड इज एक्सपेक्टेड टू बी इंक्रीज स्टिल फर्दर। द कंज्यूमर विल बाय मोर ऑफ द कमोडिटी एट द हायर प्राइस देन दे डिड एट द लोअर प्राइस। इट इज कॉन्ट्ररी टू द लॉ ऑफ डिमांड। और ये क्या है? लॉ ऑफ डिमांड का उल्टा है कि भाई जब प्राइस बढ़े तो डिमांड कम होनी चाहिए ना, पर ऐसा नहीं हो रहा कि जब प्राइस बढ़े तो लोगों ने सोचा कि भाई आगे उसका सप्लाई की शॉर्टेज होगी तो अभी जो प्राइस है हम उसी में अपने स्टॉक को क्या कर ले, अवेलेबल कर ले। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस बढ़ा तो डिमांड भी बढ़ी ही है, डिमांड कम नहीं हो। तो यहाँ पे जो हमारा सप्लाई डिमांड कर्व होगा वो अपवर्ड स्लोपिंग ही होगा, बिकॉज देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन या डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन अ प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। नेक्स्ट वन इज कंस्पिशियस गुड्स। कंस्पिशियस गुड्स वो गुड्स होते हैं जिससे हम अपनी इज्जत, हमारा स्टेटस शो होता है कि भाई जब वो गुड्स महंगे हो रहे हैं तब भी उसकी डिमांड हो रही है, क्योंकि भाई हमारी उससे एक इज्जत शो होती है, एक स्टेटस शो होता है हमारे बिजनेस में या हमारे कलीग्स के बीच में। देखा होगा आपने डायमंड चाहे कितना भी प्राइस हो रहा है तो कुछ लोग उसको खरीदते हैं जिनके लिए प्राइस मैटर नहीं करता है, क्योंकि उनका उन गुड्स का होना वो शो करता है कि भाई ये रईस आदमी है, इनकी एक इज्जत है मार्केट के बीच। आपने देखा होगा कि भाई जो ऑडी होती है, अगर किसी बिजनेसमैन के पास, बड़े बिजनेसमैन के पास अगर ऑडी ना हो तो भाई वो बिजनेसमैन नहीं माना जाता, और अगर हो तो भाई उसकी कुछ बात ही अलग होती है। उनके प्राइस बढ़ रहे हैं पर डिमांड कम नहीं हो रही है, डिमांड भी बढ़ ही रही है, क्योंकि वो उनकी प्रेस्टीज, उनकी रिकॉग्निशन को शो करता है अमंग देयर कलीग्स। तो क्या लिखा है? देयर आर सर्टेन गुड्स व्हिच आर परचेजेस टू प्रोजेक्ट द स्टेटस एंड प्रेस्टीज ऑफ अ कंज्यूमर। कि उनकी
प्रेस्टीज दिखाने को, उनकी इज्जत दिखाने को, उनकी रईसनेस दिखाने को। एग्जाम्पल, एक्सपेंसिव कार्स, diamond jewelry, etc. Such goods will be purchased more at a higher price and less at a lower price. इनका कंजप्शन कम हो जाता है जब इसके प्राइस कम हो जाते हैं। नेक्स्ट वन इज शेयर्स और स्पेक्युलेटिव मार्केट। शेयर्स और स्पेक्युलेटिव मार्केट क्या होता है? इट इज फाउंड दैट बाय शेयर्स ऑफ अ कंपनी हुज प्राइस इज राइजिंग ऑन द एंटिसिपेटेड दैट द प्राइस विल राइज फर्दर। कि भाई अगर आपके प्राइस के शेयर्स के प्राइस बढ़ रहे हैं तो डिमांड भी बढ़ती है, क्योंकि हमारी एक सोच रहती है कि भाई अगर किसी शेयर के प्राइस या किसी कंपनी के शेयर के प्राइस बढ़ रहे हैं तो वो आगे भी बढ़ेंगे, क्योंकि उससे होने वाला फ्यूचर हमें ही होगा। पर अगर किसी कंपनी के शेयर के प्राइस बढ़ रहे हैं तो लोग उसको खरीदना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है इससे उनको ही लॉस होगा अगर वो खरीदेंगे। तो क्या हो रहा है कि भाई प्राइस बढ़ रहे हैं तो डिमांड कम नहीं हो रही, डिमांड और बढ़ रही है। लिखा है, इट इज फाउंड दैट बाय शेयर्स ऑफ अ कंपनी हुज प्राइस इज राइजिंग ऑन द एंटिसिपेशन दैट प्राइस विल राइज फर्दर। ऑन द अदर हैंड, बाय लेस शेयर इन द प्राइसेस आर फॉलिंग एज द एक्सपेक्ट द फर्दर फॉल इन प्राइस ऑफ सच शेयर्स। हियर द लॉ ऑफ डिमांड। तो इसमें लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता, क्योंकि प्राइस कम होने की वजह से यहाँ डिमांड बढ़ नहीं रही है, डिमांड घट ही रही है, क्योंकि ये एंटिसिपेट किया जाता है कि भाई डिमांड हमारे अगर शेयर की प्राइस कम हो रहे तो उसका एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा हमारी इनकम पे। अब बैंड वैगन इफेक्ट। कुछ गुड्स ऐसे होते हैं कि भाई जो हर एक इंडिविजुअल या हर एक सेक्टर की टेस्ट और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं, क्योंकि हमने अगर हम उसके प्राइस को चेंज भी कर दे तो उनकी डिमांड में कोई भी कमी नहीं आएगी, डिमांड उसकी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए बनाया गया है जिसके लिए पैसा मैटर नहीं करता, जिनके लिए उनकी प्रेफरेंसेस, उनका टेस्ट, उनकी प्रेस्टीज, उनका सोशल स्टेटस मैटर करता है। ये सेम ऊपर वाले एग्जाम्पल की तरह ही है, ऊपर वाले कॉन्सेप्ट की तरह ही है जो था हमारा स्पेक्यूलेशन, दैट इज कंस्पिशियस गुड। बैंडवैगन इफेक्ट क्या बोलता है? Here the consumer demand for a commodity is affected by the taste and preference of the social class to which he belongs. If he playing golf is fashionable among cooperative executive, then as the price of golf accessory arises, the businessman may increase the demand for such goods to project his position in the society. क्योंकि भाई जो गोल्फ बनाया गया है वो उनकी टेस्ट और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही बनाया गया है। अगर उसके प्राइस बढ़ भी रहे तो वो क्या करेंगे, वो तब भी उसकी डिमांड करेंगे, क्योंकि वो उनकी स्टेटस को शो करता है उनके कलीग्स के बीच में, उनकी बिजनेस के बीच में। दैट इज बैंड वैगन इफेक्ट। बैंड वैगन इफेक्ट होता है कि भाई हमने वो पर्टिकुलर सेगमेंट, पर्टिकुलर इंडिविजुअल, पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए बनाया गया, पर्टिकुलर सोसाइटी के लिए बनाया गया है, जिनके लिए टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस मैटर करती है। नेक्स्ट वन इज इल्यूशन। इल्यूशन मतलब एक भ्रम होता है हमारा कि भाई जो महंगे गुड़ होंगे उनकी क्वालिटी अच्छी होगी और जो सस्ते गुड़ होंगे उनकी क्वालिटी बेकार ही होगी। तो भाई जब प्राइस बढ़ते तो डिमांड भी बढ़ रही है, क्योंकि हमारी एजम्पशन है प्राइस बढ़े तो भाई क्वालिटी अच्छी होगी तो हम डिमांड बढ़ा दे। पर अगर किसी गुड्स के प्राइस सस्ते हैं, बेकार हैं, तो हम क्या करते हैं, ये गुड्स बेकार होंगे तो हम उसका कंजप्शन नहीं करते हैं, उसकी डिमांड कम कर देते हैं। तो इस केस में हमारा लॉ ऑफ डिमांड होल्ड नहीं करता है, दैट इज वाई वो अपवर्ड स्लोपिंग हो जाता है। समटाइम्स कंज्यूमर डेवलप अ फॉल्स आइडिया दैट हाई प्राइस गुड विल हैव अ बेटर क्वालिटी इंस्टेड ऑफ लो प्राइस गुड, क्योंकि वो उनकी एक assumptions होती हैं। If the price of such goods fall, they feel that quality is also deteriorated and they do not buy, which is contrary to the law of demand. वो सोचते हैं कि प्राइस के गिरने के साथ साथ उनकी क्वालिटी भी गिर गई है तो वो उनको परचेज करना पसंद नहीं करते हैं। ये 6 और ऊपर वाले जिससे लॉ ऑफ डिमांड एस्टेब्लिश होता है, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। इसके बेसिस पे आपको एमसीक्यूज पूछे जाएंगे और आपको जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा क्या बोलता है, क्या चीजें होती हैं, तो आप उसको कर नहीं पाओगे, क्योंकि वो क्वेश्चंस घुमा के ही देंगे हमारा एग्जाम इंस्टीट्यूट।